फ्रेंड्स, दिस इज मी अगेन विजेंद्र चौहान। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वर्क एंड एनर्जी। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे इसकी वीडियो तो पहले ही बना चुके हैं, बट जो लास्ट वीडियो थी वो इंट्रोडक्शन थी, उससे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई चैप्टर की अच्छे से। अब मैं इसे चैप्टर में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में अच्छे से कि इसको कैसे क्या होता है, वर्क क्या एनर्जी होती है, हर एक का कंसेप्ट, डेरिवेशन, ड्राइव कैसे करते हैं फॉर्मूला। एग्जाम में आएगा उसमें सिर्फ आप अगर एक जैसे वर्क आ गया, आपने थोड़ा जो मैंने बताया आपको बता दिया उसमें लास्ट वीडियो में है, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि आप यूनिट्स के बारे में बताओगे, डेफिनेशन बताओगे। बट आपको अगर पूरा 4 मार्क्स का अगर डेरिवेशन आता है तो उसको कैसे करना है, अच्छे से एक्सप्लेन कैसे करना है। न्यूमेरिकल आ गया, आपको फॉर्मूला तो पता चल गया, लेकिन फॉर्मूला को लगाना कैसे है, सोल्व कैसे करना है, वो इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा अच्छे से, जिससे कि आपका वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर में से एक भी मार्क डिडक्ट ना हो, पूरे के पूरे आपके नंबर आए इसमें से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट है वर्क। तो वर्क वही सेम है जो मैंने डेफिनेशन बताई थी। वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन। साइंस में क्या होता है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कोई चीज या खाना खा रहे हो, तो वो काम नहीं है। साइंस की लैंग्वेज में जो वर्क है, जो कार्य है, वो क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एक वस्तु है, मान लो ये है, कोई रखा है यहाँ पे, यहां से इस पे बल लगाया गया, फोर्स लगा F इस डायरेक्शन में, और फोर्स लगाने के बाद वो इसी डायरेक्शन में मूव कर गए, इसी दिशा में, यानी कि इसी डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स तब ये वर्क होगा। ठीक है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू में S, जहां पे F क्या है? बल है, फोर्स है, और S क्या है? हमारा विस्थापन है, दूरी है, जितनी दूर वो गया है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसके लिए 9th क्लास तक सिर्फ इतना ही है, बट अगर आप 11th क्लास में हो तो इसका फॉर्मूला बनेगा Fs cos थीटा। क्या बनेगा? Fs cos थीटा। सपोज कीजिए आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, बट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो उसने 30 डिग्री का कोण बनाया है इसके साथ। ठीक है, ये 11th वालों के लिए स्पेसिफिक है। तो क्या होगा? F इंटू में S इंटू में cos 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? जैसे कि हम देखेंगे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो दैट मीन्स ये हो गया √3/2 Fs। ये इसका फॉर्मूला बन गया। जितना भी हमें दिया होगा, वर्क कितना है, एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वर्क में आता है 3 टाइप का वर्क होता है, एंगल के बेस पे, डायरेक्शन के बेस पे, जिधर मूवमेंट हो रही है उसके बेस पे। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई cos थीटा है, ये तो 9th वाले बच्चे सोचेंगे हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको कहीं कहीं मार्क्स न कट जाए। इससे मार्क्स नहीं कटेंगे। आप एडवांस में अगर आप साइंस लेना चाहते हो नेक्स्ट क्लास में, 11th क्लास में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। और 10th में भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि 10th में ट्रिग्नोमेट्री आपके आ जाती है। तो अगर इसको राइट करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ये मत सोचना कि मार्क्स कट जाएंगे। अब जो वर्क होता है वो 3 टाइप से होता है। सबसे पहले पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क, तीसरा जीरो वर्क। अब पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब फोर्स यानी कि बल और डिस्प्लेसमेंट, अगर उन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो वर्क पॉजिटिव होता है। यानी कि जो अगर 11th के लिए बात करें तो 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। हमने पुश किया इस चीज को ऐसे ही और उसी तरफ गई। एक चीज और ध्यान में रखनी है, जैसे कि मान लो एक आप ट्रेन से उतरे हो, तो कूली खड़ा है वहां पे, उसने बोला आपका सामान मैं उठा लूं, तो आपने उसको सामान दे दिया, तो उसने क्या किया? सामान नीचे से उठाया, सर पे रख लिया। अब वो वहां खड़ा है, वेट कर रहा है आपके चलने का, तो उसने फोर्स लगाया है, उसने सामान उठाने के लिए सिर पे रखा है, लेकिन उसका कोई वर्क डन नहीं हुआ है। अगर वहीं खड़ा है तो सिर पे लेके नीचे से ऊपर तक लाने में वर्क डन हुआ है, काम हुआ है, लेकिन जब ऊपर रख लिया, चाहे वो 10 मिनट रखे या 15 मिनट रखे, आधा घंटा रखे, चाहे 1 घंटा खड़े रहे हो लेके, उसका वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है। ऐसा नहीं होता है कि कोई वर्क डन उसका हो रहा है, वो फोर्स तो लग रहा है ना, उसका बल वो लगा रहा है, सिर पे उठा रखा है उसने भारी सामान, लेकिन
वर्क नहीं हो रहा है। अब नेगेटिव वर्क कौन सा होता है? सपोज कीजिए सामने से बस आ रही है स्लो स्पीड में, आप उसके सामने खड़े होकर उसको पुश करने लग जाओ, ऐसे पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा पूरा सोच रहे हैं आपको भीम सेना, तो पूरा जोर लगा दिया। अब लेकिन क्या है, बस को आप रोक नहीं पाओगे, तो क्या होगा, बस आपको आगे की तरफ पुश करती रहेगी, धकेलती रहेगी, आप पीछे जा रहे हो, बल आप आगे लगा रहे हो लेकिन आपको पीछे जाना पड़ रहा है, उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो इस टाइप का वर्क हमेशा नेगेटिव वर्क होता है। कौन सा वर्क होता है इस टाइप का? नेगेटिव वर्क होता है। अब इसी के लिए जो 11th क्लास वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो कोस जिस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है उसमें हमारा वर्क नेगेटिव होता है। वैसे मेनली जो स्ट्रेट अगर बिल्कुल नेगेटिव होता है वो होता है 180 डिग्री पे, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऑब्जेक्ट उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क हो गया, ऋणात्मक वर्क हो गया। नेगेटिव का मीनिंग पता ही होगा इंजीनियरिंग वालों को भी, ऋणात्मक बोलते हैं वैसे, लेकिन ऋणात्मक के बारे में कम को पता होगा, लेकिन नेगेटिव ज्यादा पता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूं। अब थर्ड है जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है? जीरो वर्क मतलब पूरा जोर लगा लिया, मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वर्क जीरो हुआ, ये कैसे हो गया? तो कमाल हो गया भाई, हमने पूरा जोर लगाया, थक गए हम। तो ये दो कंडीशन होती है इसके लिए। फर्स्ट कंडीशन ये है, दीवार है किसी रूम की, वॉल है, आप इसे पुश कर रहे हो, पूरा पुश कर जा रहे हो, आपने अपने फ्रेंड को बुलाया, तो भी आ जाओ, दोनों मिलकर पुश करते हैं, फिर एक और बुला गया, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, लेकिन दीवार को तो फिर भी पुश नहीं कर पाए ना, दीवार वही की वही है। तो पहला केस होता है जब जीरो डिस्प्लेसमेंट होती है, आप जोर लगा रहे हो लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में जीरो वर्क है। सेकंड, दूसरा क्या होता है, आपने बल लगाया, फोर्स लगाया आपने, लेकिन ऑब्जेक्ट आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे, जैसे कि आप ये बल लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो उस बल लगाने से ऐसे जा रहा है, आप बल इधर लगा रहे हो लेकिन ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, तो इससे क्या हुआ, इनके बीच का जो कोण हो गया वो 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर बोलते हैं। यानी कि जब ऑब्जेक्ट लगा जो फोर्स है उसमें और डिस्प्लेसमेंट में बल और जो दूरी गई है वो विस्थापन हुआ है, उसमें अगर 90 डिग्री का कोण है तो वर्क जीरो होता है। या तो वो बिल्कुल मूव ही ना करे तब भी जीरो, या फिर मूव करे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, तो इन दोनों केसेस में जो वर्क डन होता है, जो कार्य होता है वो जीरो होता है। अब वर्क के बारे में आपको पता चल गया, कार्य के बारे में। अब इसको नापते कैसे हैं? किसी भी चीज को नापने के लिए इसकी यूनिट होती है। जैसे आपने अपना वेट तोलना है तो क्या करेंगे, जाके खड़े हो जाएंगे इस पे बैलेंस पे। अब जब खड़े हो गए तो आपने देखा कि भाई 20 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, 80 किलोग्राम है, वो देखा तो वो किलोग्राम क्या है, उसको नापने की यूनिट है, इकाई है। ऐसे ही जब जो वर्क होता है, कार्य होता है, उसको नापते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल। अब यूनिट को आपको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, सिंपली क्या लेने का फॉर्मूला क्या है, बल और विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन। अब बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और दूरी को किसमें नापते हैं, मीटर में। तो जूल का मीनिंग हो गया न्यूटन मीटर। सिंपल जो यूनिट बनी है ये न्यूटन मीटर से बनी है। साइंस में जितनी भी यूनिट्स बनी है वो सारी ऐसे ही बनी है। अब इसके अगर डेफिनेशन आती है 1 नंबर की, बहुत ज्यादा चांस है 2 नंबर भी आ सकती है कि 1 जूल बताओ कितना होता है। तो ध्यान में रखना है जूल कैसे बताएं, जब कोई बल, कोई फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन का बल लगा, उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से आगे ले गया कहीं पे, कितनी दूर, 1 मीटर। अगर एक फोर्स लगता है 1 न्यूटन का और ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस कर देता है, और वो भी कहां पे, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बल की दिशा में, जिस दिशा में बल जा रहा है उसमें। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बल की दिशा में। अगर ये नहीं लिखा है तो आपका अगर 1 मार्क का है तो आधा मार्क कट जाएगा, और 2 मार्क्स का है तब भी आधा मार्क कटेगा, या 1 मार्क 1 मार्क भी कट सकता है।
तो 1 जूल कितना वर्क होता है? 1 जूल वो वर्क होता है जो एक बल्ब 1 न्यूटन का करता है, और बल्ब काम करने का बल्ब लगाने के बाद जिस चीज पे काम कर रहा है वो 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जाए, जिस डायरेक्शन में बल्ब लगा उसी डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा 1 जूल। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डायरेक्ट उस डेफिनेशन में। बीच के वर्ड आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। अब इसमें एक चीज और जो बहुत ज्यादा यूज होती है, जिसकी यूनिट है एक दूसरी, वो क्या है? किलो जूल। ठीक है, केजे किलो जूल। तो मैंने आपको जो मेरे पास पढ़ते हैं बच्चे जो उनको सबको पता है किलो का मीनिंग होता है 1000। जैसे 1 ग्राम है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऐसे ही 1 किलो जूल में कितना होगा? 1000 जूल। अगर आप साइंस ध्यान से समझते हो, मैथ ध्यान से समझते हो, तो आपको जो साइंस का पार्ट है, फिजिक्स वाला पार्ट, उसमें आपको 50% प्रॉब्लम तो आपको ऐसे ही दूर हो जाएगी अगर आपने ध्यान से समझा है पिछले पार्ट को। तो 1 किलो जूल क्या हो गया? 1000 जूल। ये भी यूनिट काफी ज्यादा यूज होती है। तो आगे चलते हैं इसके बाद। अब देखिए इसे न्यूमेरिकल करते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी बुक में भी है ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम, कि एक कूली है। एक कूली ने क्या किया, एक उसके कस्टमर आए तो उसने क्या किया, वेट था एक 15 किलोग्राम का। 15 किलोग्राम में कोई सामान था जो उसने नीचे से उठा के अपने सर पे रख दिया। वो कितना? 1.5 मीटर हाइट पे ले गया। अब मैंने बताया था कभी कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना होगा कि जब मैंने बोला पुली वेट उठाया तो कोई वर्कडन नहीं हो रहा है, वो मैंने बोला जब वो नीचे से ऊपर तक उठाया उसने वर्कडन किया, लेकिन वो उठा के खड़ा रहा तो उस टाइम पे वर्कडन नहीं होता। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, हमारा फॉर्मूला है वर्क का एफएस। ठीक है, और cos थीटा भी cos थीटा करेगा, क्या कहते हैं, इसमें क्या है, नीचे से उठाया ऊपर की तरफ फोर्स लगाया और ऊपर ही ऑब्जेक्ट आ रहा था, तो क्या नहीं, थीटा कितना हो गया हमारा? 0 डिग्री हो गया। और cos 0 होता है 1। तो दैट मीन्स हमारा एक चीज और ध्यान रखना, उसका वेट है 15 किलोग्राम। तो वेट भी क्या होता है? फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी वजह से मेजर होता है ये वेट कितना है। तो इसलिए हमारा जो एफ हो गया इस क्वेश्चन में, जो बल हो गया, वो हो गया 15 किलोग्राम। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गई 1.5 मीटर। ठीक है, 15 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था और 1.5 मीटर उसने डिस्प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को। तो वर्क क्या होगा हमारा? W इक्वल टू F इंटू एस। तो 15 मल्टीप्लाई 1.5 और cos 0 1 है, तो 15 5 जो होता है 15 15 225 होता है। अब हमें पॉइंट भी देखना है, और किसी में तो पॉइंट नहीं, एक में है। कितना? एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद लगा देंगे। दैट मीन्स उस कूली ने 22.5 जूल वर्क किया है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की कितनी क्षमता है या कैपेसिटी है, कितना वर्क कर सकते हैं, वो होती है एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है? जब भी कोई काम होता है तो एनर्जी डेवलप हो जाती है। जैसे कि अगर हम किसी को रब कर रहे हैं हाथों में, तो रब करने से क्या होगा? रब करने से बता सकते हो क्या होता है रब करने से? तो रब करने से क्या होता है? गर्म होने लगते हैं स्लोली। तो जो हाथ गर्म हो रहे हैं दैट मीन्स उसमें हीट एनर्जी डेवलप हो रही है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कार है, कार मूव कर रही है, अब वो मान लो कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो उसके अंदर भी एनर्जी है। अगर वो एकदम से चाबी से बंद कर दे कार को, तब क्या होगा? अगर कार चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एकदम से चाबी लगा के ड्राइवर उसको बंद कर दे, तो क्या होगा? वो तब भी मूव करती रहेगी उसी स्पीड से। अगर जो रोड है वो बिल्कुल फ्लैट है तो वो कभी नहीं रुकेगी। तो वो क्यों नहीं रुकेगी? बिकॉज उसमें एनर्जी है। क्यों एनर्जी है? उसकी मूवमेंट की वजह से, क्योंकि वो चल रही है इसलिए उसके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है। तो इसीलिए हमें क्या पता चला, जो ऑब्जेक्ट मूव करता है तब भी उसमें एनर्जी आ जाती है, जब रब करते हैं तब भी एनर्जी आ जाती है।
और जब एक पोजीशन से ऊपर होता है तब भी एनर्जी आ जाती है। तो ये जो एनर्जी है, ये ऊर्जा है, ऐसे ही होती है। और एनर्जी मिलती कहां से है? जैसे कार है तो उसमें फ्यूल से मिल रही है, पेट्रोल है, डीजल है, उनसे एनर्जी मिल रही है। हमें कहां से एनर्जी मिलती है? हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। एनर्जी जैसे पूरी अर्थ में सबसे बड़ा सोर्स क्या है एनर्जी का? जिससे सब चीजों का एनर्जी मिलती है, सन, सूर्य जो है वो अर्थ पे सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का। तो उसी से ही एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी कन्वर्ट होकर अलग अलग टाइप में ट्रांसफर हो जाती है और फिर सब उसको यूज करते हैं। ये होता है एनर्जी का। अब हम एनर्जी में यूनिट भी वही सेम है, जो वर्क वाली यूनिट है वही एनर्जी की यूनिट है। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अगर कोई फोर्स एक मीटर क्या कहते हैं, अगर कोई 1 न्यूटन का फोर्स वो क्या कहते हैं 1 मीटर तक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है और उसमें जो एनर्जी आती है, जो ऊर्जा आती है, वो 1 जूल एनर्जी होती है। इसकी भी सेम वो यूनिट है, 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। अब हम डिस्कस करेंगे आगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और इट्स पोजीशन। या तो वो मूव कर रहा है उसकी वजह से एनर्जी पोजेस हो रही है, या फिर वो एक ऐसी पोजीशन पे है कि वहां से उसका अंदर उस एनर्जी, अगर वहां जिस चीज पे रखा है वहां से हटा देंगे तो उसमें एनर्जी आ जाएगी, डेवलप हो जाएगी। अब इसमें क्या है, इसका जो मोशन वाला पार्ट है, मोशन से जो एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम अच्छे से कर रहे हैं हम इसको कंप्लीटली। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यानी कि आपने पिछली क्लासेस में या इस क्लास में पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, मोशन वाला चैप्टर था, इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, उसके बारे में पढ़ा होगा। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन थी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, जहां पे v क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम गति। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एंड में जब हमने ऑब्जर्व किया कितनी तेज चल रहा था वो, जो u होती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि प्रारंभिक वेग, यह है अंतिम वेग। ठीक है। ए क्या है यहां पे? एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण बोलते हैं, यानी कि कैसे बढ़ रही है वेलोसिटी, कितना इंक्रीज हो रही है, कितने टाइम में, पर सेकंड कितना बढ़ रही है या कम हो रही है, वो एक्सीलरेशन है। और जो एस है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, जो हमने पीछे यूज किया है, यानी कि विस्थापन कितना हो रहा है। अब यहां से ये आपको याद आ गया, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपना डेरिवेशन निकाल सकते हैं। अब ये सबको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें निकालना है s, क्योंकि जो वर्क का फॉर्मूला है वो है Fs, और वर्क ही एनर्जी है, वर्क का सेम फॉर्मूला एनर्जी में यूज होता है। तो हमें s चाहिए और F चाहिए, दो चीजें चाहिए, तभी हम यूज कर सकते हैं। तो यहां से हम s निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसलिए वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी हमें। तो हमारा हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इस 2a को इधर ले आइए, इक्वल टू s। यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गई, विस्थापन कितना है वो मिल गया। अब जो वर्क का फॉर्मूला है वो है Fs, यानी कि Fs हो गया। तो Fs यानी कि पहले है बल क्या होता है, जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें उसने बताया था कि वर्क क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, दोनों का प्रोडक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट का जितना मास है, कितना भारी है वो ऑब्जेक्ट, मान उसका इनटू में a, यानी कि एक्सीलरेशन, किस एक्सीलरेशन से वो मूव कर रहा है, और s हो गया हमारा, ये s ही हो गया।
अब इसमें क्या करेंगे हम, m और e तो ऐसे ही रहेगा, जो s की वैल्यू हमने यहां से निकाली है वो रख देंगे। क्या वैल्यू निकाली है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a s, सॉरी 2a, s नहीं होगा, s की तो वैल्यू रख ही रहे हम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। अब क्या होगा, a से a कैंसिल हो गया, अब क्या बचा हमारे पास 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब वर्क को हम एनर्जी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को दिखाने के लिए, गतिज ऊर्जा को दिखाने के लिए E का सिंबल यूज करते हैं। तो ये हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, सूत्र। एक और कंडीशन होती है, सपोज कीजिए अभी तो हमने माना कि भाई ऑब्जेक्ट पहले से कुछ एक मोशन में चल रहा था, वहां से ऑब्जर्व करना शुरू किया और उससे मोशन स्पीड बढ़ती जाएगी उसकी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट शुरू में रुका हुआ हो, मान लो कार खड़ी है, वहां से स्टार्ट हुई है, तो दैट मीन्स उस केस में u क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे जीरो हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 m v स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो ये खत्म। तो अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, रुके हुए से चला है, तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अभी दोनों फॉर्मूलों को मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा क्वेश्चन में। अभी इसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। सबसे पहले इस पे ले लेते हैं, सपोज कीजिए कार है, अब कार वेट्स 2000 किलोग्राम, इतनी भारी तो होगी वो। अ कार वेट्स 2000 किलोग्राम एंड इट इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, इसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द कार और कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। इनमें से अगर कोई सा भी आता है तो आप कैसे करेंगे, तो जो वर्क डन होता है या हमारा काइनेटिक एनर्जी है, दोनों केस में ध्यान रखना, अगर पूछे कैलकुलेट द वर्क डन बाय द कार और कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, दोनों का सेम ही होना है। इनके लिए फॉर्मूला रहेगा हमारा हाफ m v स्क्वायर। एक कंडीशन रह रखी है, इस स्पीड में चल रही है वो, इतना वेट है उसका, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में 2000 इंटू में 30 इंटू में 30 v स्क्वायर। तो 2 से कैंसिल हो गया, 1000 हो गया, दैट मीन 30 30 या 900, और ये हो गया हमारा 900 और 3 zeros और आ गया, इतना जूल्स हो गया, या इतनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर। अब इसी सिचुएशन में सोचिए कि जो वो कार है 2000 किलोग्राम का वेट है, 30 किलोमीटर आगे स्पीड चल रही है, अब उसने क्या किया, स्पीड बढ़ा दी। तो स्पीड बढ़ने के बाद क्या हुआ, उसकी न्यू स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कार वेट्स 2000 किलोग्राम फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, या फिर कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार which changes its which weighs 2000 किलोग्राम एंड its speed changes from 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। या तो होगा कि कार कितना का, एक कार जो 2000 किलोग्राम का वेट है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, उसकी एनर्जी कितनी होगी या उसका कितना कार्य करेगी वो। या फिर ऐसा होगा कि एक नई कार 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में कितना वर्क डन करेगी, कितना एनर्जी यूज करेगी, कितनी ऊर्जा उसमें होगी। तो इस केस में क्या करना है, सिंपल, हमारा काइनेटिक एनर्जी ई के हो गया और वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस है, सॉरी एफ इंटू एस नहीं, ये है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब दोनों वेलोसिटी दे रखी है, ये हो गई हमारी u और ये हो गई हमारी v। स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुई तब इनिशियल वेलोसिटी, जब एंड हुई वो ऑब्जर्व करना हमने बंद कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी। तो अब इसमें हाफ m हो गया हमारा वही 2000 किलोग्राम, अब 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। या तो आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो इसको, या फिर
एक और इजी वे है, वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यानी कि 60 प्लस 30 90, और ए माइनस बी 60 माइनस 30 30, तो 9 3 जा 27, 2 0 और 3 0 यहां से। इतने जूल उसके अंदर एनर्जी है या इतना जूल उसने वर्क किया है। तो ये न्यूमेरिकल हो गया काइनेटिक एनर्जी का। तो मैकेनिकल एनर्जी की जो सेकंड फॉर्म है वो है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थिति जिस जगह पे वो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी वजह से जो उसमें है। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थिति क्या है, ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसकी वजह से उसमें ऊर्जा हो। मान लो ऐसे ढलान है और उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इसके अंदर आगे कुछ अड़ा दिया ताकि गिरे ना, अगर यहां से ये हट जाए तो वो एक एनर्जी से गिरेगी। तो इसलिए इसकी जो स्थिति है इसकी वजह से इसके अंदर ऊर्जा है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट किसी टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर यहाँ पे, तो उसमें भी वो स्थिति ऊर्जा है। अब अगर इसको कैलकुलेट करें दोनों केस में, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी यहां से यहां तक की या यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई पे है ये। तो अब एक चीज देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर है तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस से मान लो 10 मीटर ऊपर है, तो उस पर क्या लगता है, कौन सा बल लगता है, उस पर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अर्थ क्या है, उसको नीचे की तरफ खींचती है, सिंपल सी बात, अगर हम अर्थ से ऊपर हो गए तो अर्थ हमें नीचे की तरफ खींचेगी, तो कौन सा फोर्स लगेगा उस पर, जो उस पर फोर्स लगेगा हमारा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स वही होगा मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास हो गया m, द्रव्यमान यानी कि ऑब्जेक्ट का, और इंटू में एक्सीलरेशन। अब जब ग्रेविटी वर्क कर रही है तो एक्सीलरेशन a नहीं होती, उस केस में क्या होती है, g होती है। ठीक है, अब वो अगर यहां से हट जाए तो यहां से यहां तक काम करेगा वो, तो इसका जो विस्थापन हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट हो गई, वो हो गई h। तो अब जो वर्क होता है हमारा वो क्या होता है, F इंटू एस। एफ है हमारा mg, s हो गया h, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया mgh। तो ये जो mgh है यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, mgh। एक बार बता देता हूं, ऑब्जेक्ट अगर किसी पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी है, अगर ऑब्जेक्ट h ऊंचाई पे रखा है तो इसके अंदर कितनी एनर्जी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को टारगेट क्या है, अर्थ मान लो सरफेस पे आ जाएगा, जब ऑब्जेक्ट धरती पे आ जाएगा नीचे, तो उसके अंदर तो खींच नहीं सकती अर्थ, ऐसा तो यानी कि धरती फाड़ के ऑब्जेक्ट नीचे घुस जाएगा, अर्थ पे ही रहेगा वो। तो इसीलिए जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है, वो यहां से यहां तक की h है। तो जो फोर्स है जो डिस्प्लेस कर सकता है उसको वो h दूरी तक कर सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी h। और जो उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स किसकी वजह से लगता है, ऑब्जेक्ट जितना भारी होता है उस पे लगता है, और जितनी सी एक्सीलरेशन होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेविटी से। तो ग्रेविटी का सिंबल होता है स्मॉल जी, और मास है उसका, द्रव्यमान है m। तो यानी ये फोर्स निकल गया, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट निकल गई। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गई h, तो mgh फॉर्मूला बन गया, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। अब न्यूमेरिकल करेंगे, अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं हम एक सिंपल सी, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट ए है, और ये अर्थ से 10 मीटर की हाइट पे है, कितना ऊपर है, 10 मीटर की हाइट पे है। अब इसका जो मास है वो मान लो आपके 25 किलोग्राम है। ठीक है, इसका मास है 25 किलोग्राम, और ये अर्थ से इतना ऊपर है। तो काइनेटिक सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी उसका फॉर्मूला होता है हमारा mgh। मास कितना है इसका, 25 किलोग्राम। जी ग्रेविटी देखिए, या तो क्वेश्चन में आपको दी हुई है, अगर नीड नहीं दी हुई है तो ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है, और मल्टीप्लाई में h कितना है, कितनी हाइट पे, 10 मीटर ऊंचाई पे। तो सिंपली अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 को 10 से करेंगे तो 250 हो गया,
और 250 को 9.8 से करेंगे हम, तो कर लेते हैं अभी। 25 8 जा कितना हो गया 220 कैरी, 25 9 जा 225 और यानी कि 245। 25 को हमने 9.8 से कर लिया या 998 से कर लिया, तो यहाँ पे ये इतनी वैल्यू आ जाएगी और इसको मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो यानी कि हमारा हो गया 2450 जूल। तो जिसके अंदर एनर्जी होगी वो होगी 2450 जूल, ठीक है। या फिर जिसके अंदर ये जो वर्क डन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा यहाँ से यहाँ तक आने में जो कार्य होगा वो होगा 2450 जूल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इजी कंसेप्ट था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, हिंदी बोलते हैं स्थानांतरण, यानी कि चेंज होना, बदलना। अब एनर्जी कैसे बदल सकती है? एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यदि ऊर्जा अपनी एक प्रकार से दूसरे प्रकार में चेंज होती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी लिया था। सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ऐसा एग्जांपल लेना जो आप सब अपने घरों में देखते हैं। क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका मीटर से आई, बाहर से वायर से आई, घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अब गर्मी हो रही थी, आपको गर्मी लग रही थी, आपने क्या किया, स्विच दबाया, फैन ऑन कर दिया। अब उस फैन ऑन करने से क्या हुआ, फैन ऑन करने से ये हुआ कि जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, वो फैन के अंदर गई, मोटर ऑन हुई, घूमने लगा, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई। और मैकेनिकल में भी स्पेसिफिकली किसमें, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, क्योंकि वो मूव कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो चेंज हो गई गतिज ऊर्जा में, तो एनर्जी रही वही की वही, लेकिन वो बदल गई, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आपने क्या किया, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आपने हाथ में स्टोन लिया, उस स्टोन को आपने पूरा जोर लगा के फेंक दिया। अब क्या है, आपने बल लगाया, उसमें फोर्स लगाया, आपने फेंक दिया उसको, तो मोशन में आ गया वो। उस मोशन में आने के कारण उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गई। अब क्या होगा, जहां पे वो गिरेगा, वहां से वो इधर भी मूव करेगा। तो इससे क्या है, जो जिस पोजीशन पे वो गिरेगा वहां पे उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसकी वजह से वो इधर जाएगा या उधर जाएगा, किसी और डायरेक्शन में गिरने के बाद मूव करेगा। तो ये ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब किसी ऑब्जेक्ट में जैसे एनर्जी है, जैसे कि एक कपड़ा है, दो कपड़े को जैसे मैं कपड़े में इसमें इसको रब करूं, तो क्या होगा, रबिंग से क्या होगा, उसमें अभी मोशन में है, अगर रब हो रहा है तो मोशन में है, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गई उसमें। लेकिन उसको छोड़ दोगे तो वो थोड़ा गर्म हुआ मिलेगा, तो उससे क्या होता है, उसमें हीट एनर्जी बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसके आपको 2-4 एग्जांपल और कर लेने हैं, तो इतना ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थ्योरेटिकल ही है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि जो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन इसको हमें प्रूव कैसे कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आता है तो इसको प्रूव करना आएगा, सिद्ध करके दिखाइए कि कहां पे है। तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। सबसे पहले क्या होगा, इसमें ए पॉइंट होगा, ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी mg और h। तो इसका सम होगा 0 प्लस mgh, ये कांस्टेंट होगा। अब जैसे ये मूव करके बी पॉइंट पे आ जाएगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी क्योंकि कम हाइट पे रहेगी। तो बी पॉइंट पे भी क्या होगा, काइनेटिक ये कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो फिर भी के प्लस पीई कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब फिर जब पॉइंट सी पे आ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल ही 0 हो जाएगी क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड पे आ गई है वो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, वो mgh के इक्वल हो जाएगी।
उसकी एनर्जी की जितनी एनर्जी यहाँ स्टार्ट हुई उतनी एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी ना काइनेटिक में। तो टोटल एनर्जी तब भी पीई प्लस केई कांस्टेंट रहेगी। तो जैसे कि आपने देखा है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों पे जो है टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर, और या हिंदी बोलते हैं शक्ति। तो पावर क्या होती है? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने का रेट कितना है, कितने फास्ट काम कर रहे हैं वो होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा टाइम पे डिपेंड करता है, W अपॉन में T, यानी एक सेकंड में जितना कार्य होता है उतनी उस सब्जेक्ट की पावर होती है। तो जिसकी यूनिट होती है वो होती है वाट। अब इसमें एक चीज और आती है, वाट की डेफिनेशन आती है। तो 1 वाट क्या होगा? अगर 1 जूल काम एक सेकंड में हो तो जो सब्जेक्ट की पावर होगी वो होगी 1 वाट। सिंपली, if an object does a work of 1 joule in 1 second, then its power is called 1 watt। ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसकी यूनिट है। अब इसमें भी क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट होती है जिसको बोलते हैं किलोवाट, दैट मीन्स 1000 वाट। इसका मीनिंग क्या होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 1000 जूल वर्क करता है तो उसके पावर हो गई हमारी 1 किलोवाट। तो ये है इसमें, और इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज कीजिए एन ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज डूइंग 65 जूल्स ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड्स। तो कैलकुलेट इट्स पावर। सिंपली पावर होगी वर्क अपॉन में टाइम। अब वो 65 जूल कर रहा है 5 सेकंड में, तो सिंपली बिल्कुल 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा 13 वॉट। ये हमारी पावर हो गई। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वर्क जूल में ही होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर इधर उधर है, अगर मिनट्स में है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे हम। बस आपको इतना दिमाग में रखना और हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि जो कॉमर्शियल रूप में यूज होती है, जो इसका लेन देन में यूज होता है, वो कौन सी यूनिट है, कैसे नापते हैं अगर हमें डेली यूज में यूज करना है। तो कॉमर्शियल यूनिट का मीनिंग है जो यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज मोर यूजफुल और मोर प्रैक्टिकल, दैट इट इज कॉल्ड द कॉमर्शियल यूनिट। एंड कॉमर्शियल यूनिट में क्या होता है, जो हमारे जूल है ना, जैसे एनर्जी जूल है, अगर 1 जूल एनर्जी तो बहुत कम होती है, बहुत कम एनर्जी होती है। सपोज कीजिए कॉमर्शियल में किसी फैक्ट्री में अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसको मेजर कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा होगी, किलो जूल से भी ज्यादा आगे चली जाएगी, बहुत ज्यादा होगी। लेकिन नॉर्मल घरों में भी होता है, तो उसके लिए भी एक अलग यूनिट यूज होती है जिसको बोलते हैं हम किलोवाट आवर। क्या होता है? किलोवाट आवर। अभी किलोवाट आवर कैसे बना? पावर क्या थी हमारी? वर्क अपॉन में टाइम, यानी कि जूल अपॉन में सेकंड। ठीक है, तो जूल अपॉन में सेकंड यानी कि वाट क्या हो गया हमारा? 1 जूल पर इन 1 सेकंड अगर होगा तो 1 वाट होगी। तो ऐसे ही यहां से अगर हम 1 जूल निकालें तो क्या हो जाएगा? वाट सेकंड हो जाएगा ना। ऐसे ही हमने अब इसको टाइम को ये वाट आवर कर दिया, तो वाट आवर करने में क्या क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे किया हुआ है। अब ये तो सिर्फ इसका नाम था कि ऐसे यूज होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है इसमें जो बनता है वो चेंज करने का, रिलेशन का, कि इसका और 1 जूल से क्या रिलेशन है। अब इसके लिए 1 जूल क्या होती है? 1 वाट पर सेकंड या 1 न्यूटन पर मीटर, सॉरी 1 न्यूटन मीटर। तो इसको चेंज करेंगे हम। सबसे पहले चेंज ऐसे करेंगे, जो किलो है, एक 1 किलो का मीनिंग होता है 1000। अब वाट हो गया 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। आवर, 1 आवर में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती है। तो ये हमारा बन गया सेकेंड्स में चेंज हो गया। अब देखो जूल और सेकेंड्स आ गए ना, इस सेकेंड कट जाएगा तो ये बन जाएगा। अब देखिए क्या करना है, मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए।
6 6 जा कितना होता है 36। अब 0 2 0 यहाँ पे है और 3 0 यहाँ पे है। 1 2 3 4 5 zeros हो गई, इतनी जूल एनर्जी हो गई। अब इसको जो साइंस के लैंग्वेज में जैसे राइट किया जाता है वो राइट किया जाता है 3.6 इंटू में 10 रेज़ पावर, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर हमारा इक्वल हो गया 3 इंटू 10 रेज़ पावर 6 जूल के। तो ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। जैसे जो बिल आता है हमारा, इलेक्ट्रिक बिल होता है, फैक्ट्रीज का बिल होता है, या जैसे एसी लगा रखा है, टीवी लगा रखा है, जो हमारा बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। बोलते हैं ना कि 1 यूनिट आई है, 1 यूनिट के 2 रुपए लेंगे, 4 रुपए लेंगे, 5 रुपए लेंगे, पर 10 यूनिट बिल आया है, 50 यूनिट बिल आया है, तो वो सब इस पे डिपेंड करता है। और इसका एक तरह से और भी यूज हो सकता है, जैसे कि बिल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया है और जिसकी न्यूमेरिकल्स है वो हमने एक टॉपिक के डिस्कस किए हैं। अब आगे जो एक्सरसाइज है वो भी आपको सोल्व करके देखना है, इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके। अब मैं गारंटी देता हूं कि आपसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स का बेसिक आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, तो हो जाएगा। अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो जो मैंने मैथ्स की वीडियोस बनाई है उनको देखिए, जिससे क्या है आपका जो कैलकुलेशन है वो अच्छा हो जाएगा। आपका टॉपिक वाइज भी बनाया है मैंने और बेसिक कैलकुलेशन की भी वीडियोस बनाई है, शॉर्ट्स भी बनाए हैं मल्टीप्लाई के लिए, कैलकुलेशन के लिए, रूट निकालने के लिए। तो उनको देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।